हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इससे पहले हम लोग दो वीडियो में न्यूमेरिकल कर चुके हैं और उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शंस क्या होता है उसके फिनोमेना से रिलेटेड मैं पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इससे आपको क्या होगा, लेटेस्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उस नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले आपको मिलेगा। मैं क्या 10th क्लास का पूरा जो फिजिक्स चैप्टर है मैं उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में बेटर से बेटर सुविधाएं मिल सके। हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 2 नंबर्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। सीबीएसई एग्जाम में बहुत ही ये बार बार क्वेश्चन आया है। सो द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये बार बार क्वेश्चन पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के जाके देखिएगा तो उसमें बार बार ये क्वेश्चन आपको मेंशन मिलेगा। लगभग हर एक 2 साल पे रिपीट होता है क्वेश्चन। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसको, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब को। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या होता है? जैसे आपको पता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है। मान लीजिए मैं यहां फिगर बना रहा हूं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछता है आपको 2 नंबर में कि शो द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एंड ये इसमें एक और चीज आता है कि शो द लैटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू ग्लास स्लैब। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आप मैं इस वीडियो को पूरा देखिए, ये तीनों क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए ये ग्लास का सिंबल है दोस्तों, ये ऐसे है कि ये मतलब ग्लास से बना हुआ है। अब यहां देख पूरा टेक्निक समझिएगा। मान लीजिए ये एयर है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ए होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए होगा, इसका म्यू जी, और यहां फिर क्या है, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू ए हो गया। मान लीजिए कोई लाइट इंसिडेंट हुआ ग्लास, ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। ये ए बी कोई लाइट है, इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हुआ ग्लास पे, ये आपका एन डैश नॉर्मल है। अब आपको पता है कि एयर है रेयर मीडियम और ग्लास डेंसर मीडियम होता है, तो ये क्या कर जाएगा, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो लाइट है ये ऐसे बेंड कर गया। अब यहां बेंड कर गया तो आपको पता है सिर्फ इंटरफेरेंस पे चेंजिंग होता है पाथ का, लाइट का, और फिर थ्रू आउट द मीडियम फिर वैसे ही जाता है। तो ये यहां से ऐसे, ठीक है। अब फिर ये यहां पे फिर एक नॉर्मल आएगा। मैं स्केल से तो नहीं बना रहा हूं, आप लोग स्केल से बनाइएगा और फिगर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। स्केल से बनाइएगा तो थोड़ा अच्छा फिगर आएगा आपका। ये मान लीजिए नॉर्मल है आपका एम डैश। अब जो इमर्जेंट रे होगा, ये रिफ्रैक्टेड है इमर्जेंट रे, तो फिर ये क्या होगा, डेंसर से रियर में जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ ये पूछा कि ड्रा द शो द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, इतना बना दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछता है, शो द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, या लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको, तो वहां देखिए यहां पे फिर पेज फंस जाता है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाएंगे। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है दोस्तों, बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस और इमर्जेंट रे के डायरेक्शन का बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं यहां से इसको हटाता हूं, इसको यहां लिखता हूं। अब ये देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था, ऐसे आ रहा था, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये मैं बना रहा हूं इसको, आप इसको ढंग से बनाइएगा,
पेंसिल से और स्केल से। ये देखिए ये बन गया, ये क्या था, ओरिजिनल डायरेक्शंस ऑफ किसका है, इंसिडेंट रे। और ये क्या है, इमर्जेंट रेज इसको बोलते हैं, जो फाइनल जो बाहर निकल जाता है ना, ये इमर्जेंट रे है। तो अब यहां पे देखिए ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, ये एंगल I1 होता है और ये एंगल R1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात को। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखिए यहां पे, ये है इमर्जेंट रे, ये है ओरिजिनल डायरेक्शंस ऑफ किसका, इंसिडेंट रे का। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, PQ, ये क्या कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ओरिजिनल डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे टू द इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये है पूरा कि क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसमें और कुछ बताता हूं। जैसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट में डिफिनीशन बता देता हूं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट को इसको डी से दिखाते हैं। ठीक है, अब ये ग्लास स्लैब है तो इसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस, ग्लास स्लैब है तो इसका कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगा। मान लीजिए इसका थिकनेस जो है ग्लास स्लैब का वो टी है, मोटाई इसका कितना है, टी है। अब जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये जो होगा वो क्या होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर distance between, it is the perpendicular distance between directions of incident rays to the, it is the perpendicular distance between original directions of incident rays and the emerge ray। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसका, इंसिडेंट रे, ओरिजिनल डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे टू द इमर्जेंट रे के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं दिखा देता हूं आपको। वो फॉर्मूला आपको 12th क्लास में पूरा डेरिवेशन के साथ पढ़ना, लेकिन 10th में डेरिवेशन नहीं पढ़ना उसका। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है बराबर, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। टी क्या आपका थिकनेस ऑफ द ग्लास है, आर तो जानिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई इंसिडेंट और फिर आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये इस पे डिपेंड करता है। अब ये हो गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें एक और ही टॉपिक है, मैं उसको बतलाता हूं। उतार लिए। तो ये है आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट या रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अगर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बोलेगा तो सिंपली आप क्या बनाइएगा, ये फिगर बना के इसको फिगर को नोमेनक्लेचर कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बस इतना ही। लेकिन कहेगा सो द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट दिखा दीजिएगा उसमें। अगर आप फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी का क्या होगा, टी शेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। अब ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है आपका,
थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है। अगर आर और आई और आर को कांस्टेंट कर दिया जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो डी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? आपको थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये जो इमर्जेंट रे होगा और ये जो इंसिडेंट ओरिजिनल रे होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। मतलब इसको आप इन्फिनाइटली एक्सटेंड करते जाइएगा तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। ये होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। तो फिर चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं इसका, ध्यान से देखिएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई देख रहे हैं ना, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये आर देख रहे हैं। मैं पहले जब लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी करवा रहा था उसमें हम क्या किए थे? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट को क्या किए थे? इक्वल किए थे और बोलते थे इसको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। तो आज है वो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ ये इमर्जेंट, इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। फाइनल जो बाहर जो एंगल बनता है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के साथ, तो उसको हम इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। तो ये इक्वल कैसे होता है ये हमको आज प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमको पीछे से बेसिक प्रॉपर्टी पता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस का, वही यूज करेंगे और यहां पे उसको अप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए, लिखिएगा अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, कहां पे? बी पे। बी पे हमको स्नेल्स लॉ लगाना है। तो बी पे स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू टू मेरा ग्लास है अपॉन म्यू वन मेरा एयर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। नाउ देखिए, नाउ को पता है कि एन एन डैश और एम एम डैश दीज आर परपेंडिकुलर टू द फेसेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये क्या है? परपेंडिकुलर है ग्लास स्लैब पे। तो ये जो एन एन डैश होगा और एम एम डैश जो होगा, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर होगा। नाउ लिखेगा सिंस पैरेलल टू ईच अदर, ये एन एन डैश और एम एम डैश ये क्या है? पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? ये जो एंगल आर हो जाएगा ये इक्वल टू होगा किसके? एंगल I1 के। ये क्या है? अल्ट इंट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट, मान लीजिए यहां पे एक नाम दे दीजिए, यहां ए बी, ये सी और ये डी, इमर्जेंट डी दे दीजिए। हम अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी पे हम लगाते हैं। तो यहां क्या होगा? साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू टू। अब यहां म्यू टू कौन है? आपका एयर है, अपॉन म्यू वन आपका क्या था? ग्लास है। यहां के लिए क्या हो जाएगा? इंसिडेंट हो जाएगा और यहां के लिए क्या होगा? रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। तो यहां पे अभी रिफ्रैक्शन का कौन काम कर रहा है? एयर काम कर रहा है। तो सेकंड मीडियम मेरा एयर हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा? ग्लास होगा। तो ये जस्ट लाइक किसके जैसा है? रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल के जैसा है ना। हम क्या कर रहे थे? एयर से किसी दूसरे मीडियम में भेज रहे थे और फिर किसी दूसरे मीडियम से फिर से लाइट रिटर्न होके सेम मीडियम में आ जा रहा था। तो वही यहां पे हम लगा रहे हैं इसको। अब यह रिफ्रैक्टिंग सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और देखिए, आपको पता है साइन I1 इज इक्वल टू R है। रिवर्स करते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं
म्यू जी अपॉन म्यू एयर, तो ये क्या हो जाएगा साइन R1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, म्यू जी अपॉन म्यू एयर बराबर क्या है साइन I अपॉन साइन R, को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ही नहीं तो हम उसको हटा देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन किससे फर्स्ट से, म्यू जी अपॉन म्यू एयर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू जी अपॉन म्यू एयर की जगह पे हम क्या रख दिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू उठा के हम यहां रख दिए। देखिए साइन R से साइन R कट गया, साइन R से साइन R कट गया क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो दोनों कट गया। अब क्या बच गया मेरा, साइन I इज इक्वल टू साइन क्या बच गया R बच गया, R1 बच गया, ठीक है। अब यहां से हम साइन हटा सकते हैं तो क्या हो जाएगा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यही लाना था ना हमको, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R यही लाना था, हेंस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये आपको डेरिवेशन में 3 नंबर में कभी कभी पूछता है कि सो दैट द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द इमर्जेंट एंगल, तो इसको पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे ये आया है। कुछ नहीं है, स्नेल्स लॉ लगा है, सिंपल सा स्नेल्स लॉ लगा है और ये पूरा सॉल्व हो चुका है। तो हेंस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to the angle of किसका इमर्जेंट, लिख दिए लास्ट में हम लिख दिए। तो ये आज 2 टॉपिक, आज हम लोग क्या देखें, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, लैटरल डिस्प्लेसमेंट और रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट के बीच में रिलेशन कि ये क्या होता है। तो ये आज का टॉपिक है, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये आपको एग्जाम में पूछते रहता है कि सो द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, या सो द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या पूछेगा सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये 3 टॉपिक आज इसमें कवर हुआ है। अगर वीडियो पसंद में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय।